Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik, and this is your next lecture in the series of unit number 9. This lecture is devoted to the particular topic of narratology, जिसको narratology भी बोलते हैं. Uh, if you see typical uh, use of this topic these days, then I remember in the last net which we all appeared in October. उसमें क्रोनोटॉप का एक क्वेश्चन था और कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आया कि क्रोनोटॉप का क्वेश्चन कहाँ से आया है. बिफोर दैट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन narratology where they asked the question on mimesis and diegetic criticism, and almost in every net they keep asking us one question, either from the very simple book of uh, the theory of novel art of novel art of fiction written by E.M. Forster, and Art of Novel by Milan Kundera, and Rhetoric of Fiction by Vinay Booth, and Percy Lubbock's book also is famous regarding what is a novel, what is narratology, how stories are told. So कई students जिनको ये topic exactly पता नहीं है कि ये क्या होता है, उनके लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ अपनी बुक से कि व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ नरेटोलॉजिस्ट्स. कि जो नरेटोलॉजिस्ट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं. देखो, एक बहुत बेसिक तरीके से अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि स्टोरी क्या है, नॉवल क्या है, स्टोरी कितने प्रकार की होती है, नॉवल कितने प्रकार के होते हैं. दीज आर delving into the category of the genres. But if we look at how a story is told, who is telling, what are the purposes, what are the motives behind. तो जब हमारा ध्यान कंटेंट से हट करके और उस लेंस पे चला जाता है, उस गेज पे, उस आई पे, उस पर्सन पे जो कहानी को कह रहा है. अब sometimes we notice that the person who is participating as a character in the story or novel, he himself is the narrator. Sometimes he is participating but in a very oblique manner. क्योंकि मैंने जितनी सारी बुक्स पढ़ी हैं अभी तक, मैंने देखा है कि वी डोंट हैव अ वेरी कोहेरेंट थ्योरी ऑफ नरेटोलॉजी. जिरार्ड जेनेट की बुक के अलावा और कोई ऐसी बुक अभी तक पढ़ाई नहीं जाती है. इंडिया में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है, बट थैंक्स टू दिस एम एच एब्रम एंड पीटर बेरी एंड नॉट एन एंथोलॉजी. नॉट एन एंथोलॉजी से तो मुझे ये पीटर बेरी और एम एच एब्रम्स तो कहीं रह जाते हैं जब हम नॉट एन एंथोलॉजी को पढ़ने बैठते हैं. देयर वी कम टू नो अबाउट द ओरिजिनल थिंग्स. अच्छा, मुझे आपको एक दो बातें और याद दिलानी, फिर मैं भूल जाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, वॉल्टर पीटर का ऐसे ऑफ स्टाइल पे, स्टाइल का जो उनका ऐसे है जिसमें से पिछले नेट में भी क्वेश्चन आया था, या कि हाउ वी इंटरप्रेट पोइटिक्स बाय एरिस्टोटल. वो क्योंकि एमए में पढ़ाया जाता है तो मोस्टली बहुत कॉमनली सभी स्टूडेंट्स को पता होता है. तो आपको ये देखना है. अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग हम पढ़ते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ते हैं तो फॉर एग्जांपल लाइक द मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, My Last Duchess. Though he has written so many dramatic monologues, but that interlocutor who is, sometimes it looks like the Duke is speaking, sometimes it looks like um, somehow the poet's psychology is there, is commenting also. Who is showing what? Who is diverting towards what? What is shown half, what is shown fully? कौन है वो जो कैमरा घुमा रहा है? तो नैरेटोलॉजी आजकल फिल्म का जो आर्ट है, उसकी जो साइंस है, उसमें भी स्टडी किया जाता है कि भाई हाउ टू शिफ्ट एंगल ऑफ अ कैमरा, कहाँ फोकस दिखाना है, कहाँ जिसको क्लोजअप बोलते हैं, कहाँ पे उसको धुंधला कर देना है और बैकग्राउंड को ज़्यादा दिखाना है.
तो नैरेटोलॉजी का मतलब समझाने में लगा हूँ इतनी देर से कि आई डोंट वांट लाइक डायरेक्टली आई स्टार्ट रीडिंग माय पीडीएफ एंड जस्ट प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम। आप एग्जाम के लिए ही तैयार किया जा रहा है आप लोगों को, बट इट वुड बी बेटर इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो इसीलिए मैं थोड़ा एफर्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ दें कि नैरेटर कौन है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये मैं अपने तरीके से मेरी नॉलेज के बेस पर समझा रहा हूँ। जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दे दे आर नॉट एबल टू डू जस्टिस एट टाइम्स विद द टॉपिक। दिस इज द रीजन दैट स्टूडेंट्स ढंग से समझ ही नहीं पाता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे हम कई बार देखते हैं कि जैसे टी एस एलियट की कुछ पोएम्स हम देखते हैं, लाइक प्रिल्यूड्स। टी एस एलियट की पोएम्स जब मैं पढ़ाता हूँ तो आई फाइंड दैट ही इज राइटिंग यू इन दैट पोएम, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पर्सन नैरेटिव के हिसाब से। एक कवि यू कह के बात कर रहा है, इसका मतलब ही इज एड्रेसिंग डायरेक्टली टू अस, एंड देन ही इज omni presently present there. He's looking at things, like he's a god. But then there are certain limited points of view also present. There is deliberately there are sometimes like पोस्ट मॉडर्न फिक्शन में होता है कि एक सस्पिशन क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग करते हैं बार बार, या आपने एमिली डिकिंसन की पोएम्स में डैश देखा होगा। तो ये उनका नैरेटिव स्टाइल है, उससे उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं उस पे वो खुद फेथ नहीं कर रहे हैं, या वो ओपन एंडेड रखना चाहते हैं चीजों को। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो नैरेटोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो अब हम फिक्शन पे आते हैं सीधा कि पीटर बेरी की बुक में से कुछ पॉइंट्स पढ़ रहा हूं आपके लिए कि नैरेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं। पहला पॉइंट, दे लुक एट इंडिविजुअल नैरेटिव्स सीकिंग आउट द रेकरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड विद इन ऑल नैरेटिव्स। जितने भी नैरेटिव्स हैं, जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी नॉवेल्स हैं, उसमें रेकरेंट मोटिव कौन से होते हैं। जैसे नैरेटोलॉजी पे मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, मैं शेयर कर सकता हूँ। अभी मैं आई वाज वर्किंग विद माय डॉटर, दो स्लाइटली आई वाज हेल्पिंग हर इन प्रिपेयरिंग हर असाइनमेंट्स regarding this North Indian epics and South Indian epics. So she thought like dad would be able to make her write an answer immediately. But then I showed my helplessness because I said like I have to read it. Without reading, I can't tell you. I can tell a lot much about Mahabharata and Ramayana, but South Indian epics I have never come across, and they were not in my syllabus, and even I have not been teaching them. Also, I have a very surface knowledge. And then duty bound, I just read something, not fully, but whatever was there by written by A.K. Ramanujam. There was an article. मुझे ये पता चला कि उनका नरेट करने का स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक अलग तरीके से अपनी कहानी को बयान कर रहे हैं। उसमें डांस है, म्यूजिक है एपिक में, और ड्रामा भी साथ में चल रहा है। तो आपको कभी आपको जॉन डन की पोएम या उनका कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग याद आएगा जिसमें देयर इज ऑलवेज अ ड्रामा, एंड देन द पर्सन हु इज स्पीकिंग कैन बी द पोएट आल्सो, कैन नॉट बी द पोएट आल्सो। सो कौन कह रहा है, हु इज सेइंग, एंड व्हाट पैटर्न्स आर देयर। चाहे वो लिरिक ही है, इसमें हम एक रेकरेंट पैटर्न ढूंढ लेते हैं। जैसे सोनेट सीक्वेंस होते हैं, उनमें एक पैटर्न होता है। तो नैरेटोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, दुनिया भर की सारी कहानियों को जब वो स्टडी करते हैं तो वो एक पैटर्न ढूंढते हैं कि देखो इनकी कहानियों में, जैसे दुनिया भर की सारी स्टोरीज है तो आप देखते होंगे देयर इज अ हीरोइन, देयर इज अ हीरो, देयर इज अ विलन। जैसे जैसे मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि अमेरिकन नॉवेल्स में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ मिसिंग फादर फिगर। जैसे आपको अगर वो ड्रामा याद आए, अ, क्या नाम है उसका, द ग्लास मेनेजरी। तो अब मैंने एनालिस्ट कर दिया, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला था पहले अभी लॉकडाउन में, आई वाज एक्सप्लेनिंग द ग्लास मेनेजरी कंप्लीटली। तो आप जो हमारे स्टूडेंट उनके लिए मैं ऐप पे अपलोड कर उसको लिस्टेड कर दूंगा उस पर। तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में ये ड्रामा है, लेकिन क्योंकि अमेरिकन है ना तो फादर फिगर मिसिंग है उसमें। आप कोई और स्टोरी उठा के देखिए, कोई और नॉवल उठा के देखिए, देयर इज ऑलवेज अ जर्नी। क्योंकि क्योंकि अमेरिका का कहाँ से बना, इंग्लैंड से डिटैच हुआ। तो उनकी जो साइकी है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें
एक रिकरेंट मोटिव है। अच्छा देखिए, जैसे आपने कभी गैरिसन मेंटालिटी के बारे में सुना हो? ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कोई, क्योंकि इट्स टोटली सुपर ह्यूमन टास्क दैट आई वुड बी एबल टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं जब लेक्चर दूंगा तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, और जब मैं पीडीएफ पढ़ूंगा तो बहुत लिमिटेड रह जाएगा मामला। गैरिसन मेंटालिटी का क्या मतलब होता है? कभी जैसे मेरी पीएचडी कनाडा लिटरेचर में है, तो मुझे 2-3 साल तो वही सब पढ़ने का मौका मिला। तो आई केम टू नो दैट, चाहे आप मार्गरेट लॉरेंस के नॉवल ले लो, एटवुड के नॉवल ले लो, या जितने भी अब जो राइटर्स वहाँ जाते हैं डायस्पोरिक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो इंग्लिश पेशेंट लिखने वाले ओडांचे, जिनको बुकर प्राइज मिला, ही इज ऑल्सो कैनेडियन, बट एक्सपैट्रिएट कैनेडियन, वो श्रीलंका के राइटर हैं। तो एटवुड का, मार्गरेट लॉरेंस का, जो जो मेजर टू मेट्रियार्क्स ऑफ कैनेडियन फिक्शन, तो आप उनमें क्या देखते हैं कि कनाडा जब बसा था, कनाडा व्हेन इट वाज सिविलाइज्ड फर्स्ट टाइम, नॉट सिविलाइज्ड आई शुड से, दैट व्हेन these English people, these Presbyterians, typical Christian people, Puritans, when they settled there, they had to do a lot much struggle with the snow, with the cold over there, and then that बुश काइंड ऑफ मेंटालिटी। बुश मेंटालिटी हालांकि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में पढ़ी जाती है, बट जंगल तो साफ करना ही पड़े ना उनको। तो उनकी कहानियों में वो रेकरेंट पैटर्न आता है। तो सपोज यू आर वेल वर्स्ड इन वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर भी एक कॉन्सेप्ट है, तो इमीडिएटली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस इज कैनेडियन फिक्शन, चाहे आपको कोई राइटर का नाम ना बताए। यू विल सी वन वंस द पैटर्न, एंड यू विल आइडेंटिफाई, अच्छा ये कैनेडियन है। एक नॉवल आप पढ़ोगे एंड देन यू विल बी सरप्राइज्ड, you though there is a whole lot much contribution of the idiom and language in that also। देखिए, कई बच्चे केवल एमए कर रहे हैं तो उनको मेरा लेक्चर बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन एक दिन तुम वहां पहुंचोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल ठीक पढ़ाया करते थे। एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से मैं चीजों को वहां ले जाता हूँ जहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। मुझे अभी मैसेजेस आए थे कुछ बच्चों के, उनको लगा कि वो यूनिट नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस उनको यूनिट का ही पता नहीं। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें, पहले यूनिट्स चेक कर लें कि क्या हमारे सिलेबस में है। मैंने आज प्लान भी किया कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे डालूंगा, जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग लाइक एक्चुअल में सिलेबस क्या है हमारा। और अगर किसी को सिलेबस समझ में नहीं आता है तो भी वो क्या करे, टीचर पर फेथ रखते हुए जो कुछ दिया जा रहा है उसको पढ़ ले, उससे भी आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी। ठीक है, तो बात क्या चल रही है, क्या है नैरेटोलॉजी, कैसे एक रेकरेंट पैटर्न होता है। इंडिया का आप नॉवल ले लीजिए, आप इंडिया के नॉवल को पहचान सकते हैं इफ यू आर अवेयर ऑफ द पैटर्न एंड टेक्निक ऑफ रिप्रोड्यूसिंग माइथोलॉजीज। आप कहोगे माइथोलॉजी कहाँ से आ गई? अरे आप आर के नारायण को उठा के देखिए, घूम फिर के समहाउ कहीं पर दुर्वासा का मिथ है, कहीं पर हर हर नॉवल में कोई मिथ है। किसी नॉवल में किसी उपनिषद का मिथ है, बिकॉज साइकी इज मेड ऑन फेड ऑन दैट। तो अब आपको बेसिक क्लियर हो गया नैरेटोलॉजी क्या है, कि जैसे मैंने पहला पॉइंट पढ़ा कि ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल नैरेटिव्स को स्टडी करते हैं और ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सभी नैरेटिव्स में आपस में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। दूसरा है, दे स्विच मच ऑफ देयर क्रिटिकल अटेंशन अवे फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेल, ऑफन फोकसिंग इंस्टेड ऑन द टेलर एंड द टेलिंग, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कौन टेलर है, कौन कह रहा है, क्या मोटिव है उसका कहानी कहने का। मैं ड्रामा को इसमें बीच में शामिल नहीं कर सकता, लेकिन ड्रामा भी शामिल है एक तरह से नैरेटोलॉजी में। हालांकि ड्रामा में नैरेटोलॉजी नहीं होता है, उसमें नैरेटोलॉजी इवॉल्व होती है ऑटोमेटिकली विद द सीन्स, इसीलिए शॉर्ट स्टोरी और नॉवल को ही लिया जाता है। अगर हम ड्रामा को ले लें तो उसमें एक और टेक्निकल टर्म आती है, वेरिसिमिलिट्यूड, कि एक वी ट्राई टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर which looks like very real, and we can connect ourselves with that, and we can have a faith like whatever is shown is reality, और उसको दिखाते हुए कैरेक्टर्स के थ्रू उस नैरेटोलॉजी को इवॉल्व किया जाता है। हालांकि मुझे यहाँ पर ग्रेट गैट्सबी भी याद आ रहा है। ग्रेट गैट्सबी आपको मालूम होना चाहिए, एक नॉवल है बहुत फेमस अमेरिकन, उसमें जो
टॉम बुचानन है शायद, वो जो हमारा मेजर कैरेक्टर है, जो कोरल कैरेक्टर का काम कर रहा है, मतलब ही इज अ कैरेक्टर इन द नॉवल, बट यू नो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द होल स्टोरी इज टोल्ड। तो इसका मतलब है दैट कैरेक्टर इज ऑल्सो ऑथर, क्योंकि ऑथोरियल कमेंट्स आते हैं बीच बीच में। हाँ, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक अ पर्सन हु इज जस्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब इन द वेस्ट एग, जगह का नाम है, and he can write that kind of philosophical, he can have that kind of philosophical gaze, one who can analyze, you know, everything there। इससे पता चलता है कि ग्रीक कल्चर से जो कोरस का कॉन्सेप्ट, आप देखिए नैरेटोलॉजी में जैसे आप ग्रीक ड्रामा पढ़ते हैं, तो ग्रीक ड्रामा में क्या होता था कि स्टोरी के साथ साथ में कैरेक्टर जो कोरस होता है वो भी बीच में कमेंट कर रहा है। तो पूरा नैरेटिव समझने के लिए कोरस का पॉइंट ऑफ व्यू समझना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है पूरी नैरेटोलॉजी जो होती है उसमें हु इज टेलिंग एंड हु इज पार्टिसिपेटिंग, ये सारी चीजें देखते हैं। थर्ड है, दे टेक कैटेगरीज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ शॉर्ट नैरेटिव्स एंड एक्सपैंड एंड रिफाइन देम सो दैट दे आर एबल टू अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉवल लेंथ नैरेटिव्स। शॉर्ट स्टोरी से समझ करके वो नए बिग लेंथ के नॉवेल्स पे वो चीजों को अप्लाई करते हैं। The counter, they counteract the tendency of conventional criticism to foreground character and motive by foregrounding instead action and structure। जो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू वो नैरेटोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। They derive much of their reading pleasure and interest from the affinities between all narratives, rather than from the uniqueness and originality of a small number of highly regarded examples। हाईली कैनोनिकल राइटर्स को नहीं पढ़ते हैं, वो हर तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में फोक टेल भी पढ़ते हैं, वो लिरिक भी पढ़ सकते हैं और फिर वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। एक और एग्जांपल याद आ रहा है, पीटर वेरी में भी पढ़ा था, लेकिन क्योंकि वो पोएम मैं हर साल कई कई बार पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। क्या नाम है उसका, वर्ड्सवर्थ की पोएम है सॉलिटरी रिपर। अब सॉलिटरी रिपर पोएम को अगर एक कॉमन आदमी पढ़े विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्कॉटलैंड, तो उसको वो पोएम समझ में नहीं आए। स्कॉट और ऊपर से यू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम। वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोइट्री है ना, पावरफुल आइडियाज एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, वो उस पर फिट बैठती है। और उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी फ्रेंड ने उनको चिट्ठी लिखी थी कि वो स्कॉटलैंड में जा रहे थे, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, एक लड़की गा रही थी, तो वो उसको सुनते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। और वो चिट्ठी जब उनको मिलती है तो वो इमेजिनेशन से रिक्रिएट करते हैं उस सिचुएशन को। बट वो जो ब्यूटी उस पोएम की है, उसमें जो सैड सॉन्ग का जो रेफरेंस आता है, इसका मतलब है द पर्सन स्पीक्स और राइट्स फ्रॉम पावर पोजिशन, और वो ये अंदाजा लगा रहा है कि ये लड़की जरूर कोई दुख की बात गा रही हो, बिकॉज यू नो समहाउ सैडनेस एंड मेलंखली एंड लॉस हैज बीन ऑल दीज आइडियाज आर एसोसिएटेड विद स्कॉटलैंड। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको, अब मैं चलता हूँ सीधा आपको उस पर ले चलता हूँ पीडीएफ पर, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। मैंने कोशिश की आपको पढ़ाने की कि नैरेटोलॉजी क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें नैरेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नैरेटिव एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड द वेज दैट दीज अफेक्ट ह्यूमन परसेप्शन। क्योंकि मैंने बताया ना कि वो पोएम को जैसे अभी सॉलिटरी रिपर की बात चल रही थी, हम क्या समझ रहे हैं उसको, हमारे परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करता है नैरेटिव। इट इज एन एंग्लिसाइजेशन ऑफ, एंग्लिसाइजेशन का मतलब है कि अंग्रेजी बना दिया गया है, फ्रेंच वर्ड से आया है नैरेटोलॉजी। ठीक है, और किसने कॉइन किया, ज़ेवटन टोडोरोव, ये एक रशियन हुए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, इसको पता होना चाहिए आपको। दूसरा है, एरिस्टोटल की पोएटिक्स में बहुत कुछ पता चलता है। व्लादिमीर प्रॉप एक रशियन फॉर्मुलिस्ट हुए, उनकी एक बुक थी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल, 1928 में आई थी। और एक और बड़े राइटर हैं, या मतलब इन ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न नैरेटोलॉजी को स्टार्ट किया। पोएटिक्स तो बहुत पुरानी बुक है,
मिखाइल बख्तिन की जो थ्योरीज है, हेट्रोग्लोसिया, डायलॉजिज्म एंड क्रोनोटॉप, तीनों ही क्वेश्चन नेट में आए हुए हैं। ये हेट्रोग्लोसिया क्या होता है? मिखाइल बख्तिन एक बड़े राइटर हैं। उन्होंने नॉवल के ऊपर रेबेलियास की स्टडी, रेबेलियास एक राइटर हुए, उनकी स्टडी, उनकी नॉवेल्स को स्टडी करके, और उन्होंने लिखा है कि भाई एक नॉवल जो है वो होमोग्लोसिया नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू एक साथ काम कर रहे होते हैं। डायलॉजिज्म है इसके अंदर, कहने का मतलब है कि एटलीस्ट टू पार्टीज आपस में, रिच और पुअर आपस में क्लैश कर रही होती है। और क्रोनोटॉप का मतलब होता है क्रोनोलॉजी से बना है, तो अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें टाइम और स्पेस का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है। और ये सारे वर्ड्स कहाँ आए थे? उनकी बुक द डायलॉजिक इमेजिनेशन 1975 में। ये लिख तो बहुत पहले गई थी, लेकिन ये ट्रांसलेशन होकर के इंग्लिश वर्ल्ड को बहुत बाद में इन सब चीजों का पता चला। In literary theory and philosophy of language, the chronotope is how configurations of time and space are represented in language and discourse. हम टाइम और स्पेस को कैसे दिखाते हैं? जो टाइम वहां दिखाया जा रहा है बुक के अंदर, पोएम के अंदर, नॉवल के अंदर, वो हमारा टाइम नहीं है। तो हम उस टाइम को इमेजिन करके समझते हैं, उसको हम क्रोनोटॉप बोलते हैं। द टर्म वॉज टेकन अप बाय रशियन लिटरेरी स्कॉलर एम बख्तिन, who used it as a central element in his theory of meaning in language and literature. The term itself comes from the Russian, ये रशियन टर्म लिखी हुई है, which in turn is derived from the Greek term time and space. ये एक थोड़ी सी थ्योरी मैंने आपको बताई। Bakhtin developed the term in his 1937 essay Forms of Time and of the Chronotope in the Novel. ये क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई ऐसे किसने लिखा है, ठीक है। उन्होंने अलग अलग जॉनरेज में क्रोनोटॉप को स्टडी करने की कोशिश की है, ठीक है। फिर व्लादिमीर प्रॉप पे आते हैं कि बेस्ड ऑन हिज एनालिसिस ऑफ 100 फोक टेल्स, ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ। उन्होंने क्या किया, ये रशियन राइटर थे व्लादिमीर प्रॉप, 100 अलग अलग टाइप की फोक टेल्स ले ली उन्होंने, ओके। और कहाँ से किसकी ली? फ्रॉम द कॉर्पस ऑफ अलेक्जेंडर फ्योदोरोविच अफानसेव। ये एक रशियन नाम है, इसको आप याद रख लेना, लिख लेना। उन्होंने उन हंड्रेड्स में से 31 बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ढूंढे। ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने उनकी लिस्ट दी, ठीक है। इनको समझा देता हूँ थोड़ा सा। He identified these 31 functions as typical of all fairy tales or wonder tales in Russian folktale. These functions occurred in a specific ascending order, although not inclusive of all functions within any tale, within each story. सारे ये जो बेसिक टिपिकल फंक्शंस हैं 31, जो 31 उन्होंने लिए, हर स्टोरी में नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं आते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ फोक लोर इज रेफर्ड टू एज syntagmatic. This focus on the events of a story and the order in which they occur is in contrast to another form of analysis, that is paradigmatic, which is more typical of Levi-Strauss structural theory of mythology. Paradigmatic, syntagmatic हम linguistics में already पढ़ चुके हैं। अभी आपको इतना समझना है कि नरेटोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म से और लिंग्विस्टिक्स से, ओके। लेवी स्ट्रॉस, जिनका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, सॉट का मतलब उन्होंने चाहा टू अनकवर अ नैरेटिव्स अंडरलाइंग पैटर्न regardless of the linear superficial syntag, and its structure is usually rendered as a binary oppositional structure. जब हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली दो चीजें स्ट्रक्चर में, मेल फीमेल, प्रेजेंट पास्ट, हीरो विलन, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं बाइनरी। और पैराडिग्मेटिक एनालिसिस द सिंटैग और द लीनियर स्ट्रक्चरल। मैं पैराडिग्मेटिक सिंटैगमेटिक को थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। देखो, अगर एक लीनियर पैटर्न हॉरिजॉन्टली अगर किसी चीज को अरेंज किया जाए तो सिंटैगमेटिक बोलते हैं, और वर्टिकली अरेंज किया जाए तो पैराडिग्मेटिक बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में लिस्ट है कि इनिशियल सिचुएशन में सभी वंडर टेल्स में 31 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे एब्सेंटेशन है, किसी भी कम्युनिटी का एक जो हीरो होगा फैमिली का, वो उस होम के एटमोस्फेयर को छोड़ता है, ठीक है, तो वहां से एब्सेंट हो जाता है वो। उसके बाद में स्टोरी में प्रॉब्लम आती है कि वो कहाँ चला गया, उसको ढूंढते हैं। फिर दूसरा होता है, इसमें दिखाया है इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन का
अ फॉरबिडिंग एडिक्ट और कमांड इज पास्ड अपॉन द हीरो, वहां मत जा, फिर भी वो वहां जाता है। थर्ड, वायोलेशन और इंटरडिक्शन, द प्रायर रूल। जैसे आप कोई भी फेरी टेल पढ़ के देखिए, रेड राइडिंग हुड को देख लीजिए, एक तो मैं बहुत इजी सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में या रशियन कल्चर में आप किसी फेरी टेल को लोगे तो उसमें ये बेसिक चीजें वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो वायोलेशन में क्या है, प्रायर रूल इज वायोलेटेड, जो पहले से रूल है उसको हीरो तोड़ता है। ठीक है, फिर उसकी जब वो रूल को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी यानी विलेन बीच में आ जाता है ना, विलेन स्टोरी में एंटर करता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वायोलेशन क्या होता है। फिर उसके बाद में है रिकॉग्नाइजेंस, villain makes an effort to attain knowledge needed to fulfill their plot. Disguises are often involved as the villain actively probes for information, perhaps for a valuable item or to abduct someone. They may speak with the family member who innocently divulges a crucial insight. जैसे फिल्मों में दिखाते हैं विलेन है वो अच्छा बन करके घर में घुस जाता है, उनसे भेद ले लेता है। विलेन का ये उनके फेरी टेल्स के पैटर्न्स हैं, ये मैं अपने एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ। Delivery, the villain succeeds at recon and gains a lead। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, विलेन आगे बढ़ जाता है। ट्रिकरी, द विलेन अटेम्प्ट्स टू डिसीव द विक्टिम टू अक्वायर समथिंग वैल्यूएबल, ट्रिकरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर कॉम्प्लिसिटी का, विक्टिम इज फूल्ड और फोर्स टू कंसीड। तो ये पूरे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, विलेनी और लैकिंग है ना, ऐसे करके ये 31 है पूरे नंबर में। मीडिएशन, बिगिनिंग, काउंटर एक्शन, डिपार्चर, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द डोनर, हीरोज रिएक्शन। तो ये आपको मैं चाहता हूँ कि आप को ये पीडीएफ दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे कि भाई हाँ ठीक है, ये 31 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो रेकरेंट हैं और पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट में शादी वादी हो जाती है, वो आप समझ जाओगे। जैसे अगर आपको ये इतना टफ लग रहा है तो बहुत इजी कर देता हूँ। हमारी हिंदी फिल्मों को आपको देखते ही समझ में आ जाती है कि नहीं आ जाती है कि हाँ भाई ठीक है, इसमें हीरो दिखाएंगे, एक विलन होगा, सिस्टर होगी, एक लड़की से इसको प्यार होगा, हो सकता है लड़की की फ्रेंड भी हो, और इस तरह से हम एक स्टोरी देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब 7 एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर फंक्शंस देखे जाते हैं। व्लादिमीर प्रॉप ने जो 100 टेल्स में से 7 कैरेक्टर उठाए। एक, द विलन। दूसरा, द डिस्पैचर, विलन है, इविल कैरेक्टर है। द डिस्पैचर, एनी कैरेक्टर हु इलस्ट्रेट्स द नीड फॉर द हीरोज क्वेस्ट एंड सेंड्स द हीरो ऑफ। कोई फादर फिगर, कोई मदर फिगर, उसे डिस्पैचर कहते हैं, जो जिसकी वजह से हीरो बाहर निकलता है। तीसरा, हेल्पर है, कोई भी मैजिकल एंटिटी हो सकती है जो उसकी हेल्प करती है। ठीक है, प्रिंसेस और प्राइस, कोई ना कोई लड़की दिखाते हैं जो, यहाँ तक कि एक मैं अभी चश्मे का ऐड देख रहा था, तो एक लड़का चश्मा पहन करके, और मेरे ख्याल से लॉकडाउन का ही ऐड बनाया उन्होंने, चश्मा पहन करके वो मीटिंग कर रहा है उधर, वो लड़की उसको मना करती है, चश्मा हटाओ ये सही नहीं लग रहा, हटाता 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 एक कैसा चश्मा पहनता है कि वो लड़की सुपर नेचुरली उसकी गोद में आके बैठ जाती है, एंड देन दे गो फॉर आउटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्टिकल्स एंड द फ्रेम ऑफ स्पेक्टिकल्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा स्पेक्टिकल्स पहनने से पर्सनैलिटी अच्छी होगी, और प्राइस क्या मिलेगा, फीमेल बॉडी। तो ये प्रिंसेस एक प्राइस के तौर पर उनकी कल्चर में भी है। ठीक है, उसके बाद में एक दिखाया इन्होंने कि भाई डोनर होता है द कैरेक्टर दैट प्रिपेयर्स द हीरो और गिव्स द हीरो सम मैजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसको हम रोमियो एंड जूलियट पे अप्लाई करें तो वो जो चर्च का फादर है ना, फादर क्या नाम है, फ्रांसिस, वो डोनर का काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर हीरो है मेन जो होता है, फॉल्स हीरो। फॉल्स हीरो क्या होता है, अ माइल्स ग्लोरियस फिगर who takes credit for the hero's actions or tries to marry the princess। ऐसे करके ये 7 कैरेक्टर फंक्शंस उन्होंने दिखाए। ठीक है, the origin of narratology lend to it a strong association with the structuralist quest for a formal system of useful description applicable to any narrative content। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चरलिज्म से कैसे इंस्पायर्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है। अब मैं एक बुक का नाम लिखा है यहाँ पे जो आपको पढ़ना चाहिए, जरूरी है, मेरे पास ये बुक है, पर्सी लुबॉक की। पर्सी लुबॉक आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी। द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन 1921 में आई थी। ठीक है, 1966 is a special issue of the journal Communications proved highly influential, becoming considered a program for research into the field। तो अब आपको आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी एक मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कि नैरेटोलॉजी के फील्ड में जो जर्नल का नाम है वो इंपॉर्टेंट जर्नल कौन सा है, कम्युनिकेशंस। अब आ जाते हैं कि इसमें मेजर जो नाम है वो क्या है। जोनाथन फुलर का नाम सुना होगा,
वैसे तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट है, लेकिन इन्होंने नैरेटोलॉजी को डिस्क्राइब किया है, describes narratology as comprising many strands implicitly united in the recognition that narrative theory requires a distinction between story, a sequence of actions or events conceived as independent of their manifestation in discourse, and discourse the discursive presentation or narration of events. अगर ये सब आपको समझ नहीं आता है तो आप केवल जोनाथन कुलर का नाम याद रख लीजिए। फिर आते हैं रशियन फॉर्मुलिस्ट से। अब यहाँ पे आके बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने एक जोड़ी वर्ड दिया है, एक जोड़ा कपलेट लिखा हुआ है यहाँ पे, फेबुला एंड सुजेट। ये रशियन फॉर्मुलिस्ट ने एक वर्ड दिया है, फिर उसको डिस्टिंग्विश किया है, ठीक है। ए सब्सिक्वेंट सक्सेशन ऑफ अल्टरनेट पेयरिंग हैज प्रिजर्व्ड द एसेंशियल बाइनोमियल इम्पल्स, जैसे हिस्टोयर डिस्कोर्स, हिस्टोयर रेसिट, स्टोरी प्लॉट। अब मैं स्टोरी और प्लॉट से समझा देता हूँ कि फेबुला का मतलब स्टोरी है और सुजे का मतलब प्लॉट है। स्टोरी तो क्या होता है, जो बेसिक इवेंट्स है, और प्लॉट क्या है, जिस तरह से उनको अरेंज किया गया। आपको पता है कि एक स्टोरी होती है, कोई भी बता सकता है, लेकिन प्लॉट जब वो होगा तो हो सकता है कि एंड को पहले दिखाया गया हो। तो प्लॉट का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ दैट स्टोरी, और स्टोरी का मतलब है मेन कहानी जो चलेगी, कैसे दिखाया गया, जो कैसे दिखाया गया, कैसे अरेंज किया गया, उसे प्लॉट कहते हैं, ठीक है। और ई.एम. फोस्टर ने स्टोरी एंड प्लॉट को कितना फेमसली समझाया है। उन्होंने कहा है कि स्टोरी का मतलब देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड। इसमें क्या है, केवल सीक्वेंस है, ओके। प्लॉट उन्होंने क्या दिखाया, उनका एक अलग डेफिनेशन है, और ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है पूछ सकते हैं। उनका ऐसा मानना है ई.एम. फोस्टर का कि प्लॉट का मतलब होता है अ किंग डाइड, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ। तो उसमें कॉज दिखा दिया। तो जब स्टोरी को हम एकदम से नॉवल में तब्दील कर सकते हैं, प्लॉट में तब्दील कर सकते हैं, कि उसमें कहीं ना कहीं कॉज डाल के कहानी को बढ़ाया जाता है। बस ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। फिर है आपके पास फोकलाइजेशन, एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करूंगा, जेरार्ड जेनेट की दी हुई टर्म है। फोकस से ये वर्ड आप समझ सकते हो इजीली। एक सेकेंड बच्चों, मुझे लग रहा है ये फिर से रिकॉर्डिंग की हुई है कि नहीं की, आज रिकॉर्डिंग चल रही है। फोकलाइजेशन, फोकलाइजेशन इज अ टर्म कॉइंड बाय फ्रेंच नैरेटिव थ्योरिस्ट जेरार्ड जेनेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका आने वाला है इस बार। इट रेफर्स टू द पर्सपेक्टिव थ्रू विच अ नैरेटिव इज प्रेजेंटेड। इतना सा याद रखो, कौन से पर्सपेक्टिव से नैरेटिव को प्रस्तुत किया जा रहा है। जेरार्ड जेनेट फोकसेस ऑन द इंटरप्ले बिटवीन थ्री फॉर्म्स ऑफ फोकलाइजेशन। हेट्रोडाइजेटिक, होमोडाइजेटिक नैरेटर्स होते हैं। होमोडाइजेटिक नैरेटर का मतलब क्या होता है कि वो स्टोरी टेलर भी है और कैरेक्टर भी है, और हेट्रो का मतलब है वो स्टोरी का पार्ट नहीं है, बस दूर खड़ा होकर के कहानी कह रहा है। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। द टर्म फोकलाइजेशन रेफर्स टू हाउ इंफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन स्टोरी टेलिंग। कौन सी चीज दिखाई जा रही है, कई बार हमारे मन में आता है जब हम छोटे होते हैं कि कोई चीज दिखाई गई थी, फिर हमें लगता है यार वो चीज क्यों नहीं दिखाई, उसका क्या हुआ होगा। जैसे मान लीजिए वो रसगुल्ले खा रहे थे, और फिर कहानी आगे बढ़ जाती है, फिर वो रसगुल्ले रह जाते हैं टेबल पे, फिर आपका दिमाग में आता है कि उन रसगुल्लों का क्या हुआ होगा। अगर किसी ने उनको फ्रिज में नहीं रखा होगा तो वो खराब हो गए होंगे, या डाइनिंग टेबल पे चींटियां आ गई होंगी। पर लेकिन वो नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो स्टोरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको रखा गया है, ऐसे आप समझ सकते हो। रेस्ट्रिक्ट जो कर लेते, फोकस कहीं और है, ठीक है। जेनेट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंटरनल फोकलाइजेशन, एक्सटर्नल फोकलाइजेशन, जीरो फोकलाइजेशन। इंटरनल फोकलाइजेशन मींस दैट नैरेटिव फोकसेस ऑन थॉट्स एंड इमोशंस। जैसे हम इंटीरियर मोनोलॉग में देखते हैं कि भाई कैरेक्टर के अंदर की बात तक हम पहुंच रहे हैं, while external focalization focuses solely on characters actions, behavior, settings। फ्रिज कहाँ रखा है, टीवी कहाँ है, निकल के कहाँ से कहाँ गया। तो जब हम पूरा कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोकलाइजेशन होता है उसके अंदर, ठीक है। जीरो फोकलाइजेशन इज सीन व्हेन द narrator is omniscient in the sense that it is not restricted। कौन कह रहा है, कैसे जो नैरेटर है वो कम बंद दरवाजे के पीछे भी देख पा रहा है, कैसे बंद अलमारी के अंदर की भी वो हमें चीजें दिखा रहा है। इसका मतलब वो जीरो फोकलाइजेशन है। इन द टेलिंग ऑफ अ स्टोरी देयर आर टू नैरेटिव मोड्स, माइमेटिक एंड डाइजेटिक। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पीटर बेरी की बुक में इसको डिस्कस किया गया है। जेनेट
के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेरार्ड जेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, he classified his classification of modes and roles that each role plays in a story. He says mimesis means showing off or dramatizing, and is a slow telling which creates the illusion that we are seeing and hearing things for ourselves. He goes on to define diegetic as telling or retelling to give reader a more rapid or summarizing way to tell, instead of show the reader what has happened. मतलब माइमेसिस में तो क्या है कि एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो गया कि आप हर चीज देख रहे हो, एक मेक बिलीफ क्रिएट हो गया। डायजेटिक में क्या होता है, एक समरी टाइप की है, आपको सारी चीजें महसूस नहीं करवाई जा रही है, ठीक है। डायजेसिस एक वर्ड है जिसका मतलब है, ग्रीक वर्ड से आया है, इसको पहले प्लेटो ने यूज किया था रिपब्लिक बुक में। ये क्वेश्चन भी बनता है, जिसका मतलब ही नैरेटिव होता है, ठीक है, इनैक्टमेंट। कई सारे मीनिंग है, मतलब नरेशन तो डायजेटिक का मीनिंग है, और माइमेसिस वर्ड सबको मालूम है, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन और इमिटेशन होता है, ठीक है। फिर आता है फॉर नैरेटोलॉजिस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ नैरेटिव्स। क्या क्या होते हैं नैरेटिव्स के पार्ट, कैरेक्टर्स, नैरेटर्स। नैरेटर अलग होता है, कैरेक्टर अलग होता है, कई बार कैरेक्टर ही नैरेटर हो सकता है ना। एग्जिस्ट टेंस एक्टर्स आर ऑल कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ डाइजेसिस। डाइजेसिस जो है वो ये सारी चीजें नरेट करने में काम आती है। For definitions of diegesis, one should consult Aristotle's Poetics, जो हम ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं जिसके बारे में। जेरार्ड जेनेट्स नैरेटिव डिस्कोर्स। अच्छा, ये नैरेटिव डिस्कोर्स बुक है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। कई बार क्या होता है, नैरेटिव डिस्कोर्स का सब टाइटल पूछ सकते हैं, एन एसे इन मेथड, ठीक है। फिर आती है एक ये बुक, मेरे पास तो है, बहुत महंगी है ये, एच पोर्टर एबट की द कैम्ब्रिज इंट्रोडक्शन टू नैरेटिव, ठीक है। और एक बार में इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि बहुत कम टीचर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि देखो कैसे दिखाई जा रही है। फिल्म देखना सबको आता है, लेकिन जब आप पीएचडी करोगे ना, तब हो सकता है अच्छे टीचर मिले तो वो आपको सिखाए। जैसे मैं, एक इंसिडेंस है जो मेरी लाइफ में, हर क्लास में मैं इससे शेयर करता हूँ, क्या पता नॉलेज मिल जाए। कि जब मुझे पीएचडी करने का मौका मिला तो मुझे एक नॉवल दिया गया और मैंने उसको पढ़ा, द स्टोन एंजल। और मैं एक ही रात में पढ़ करके और अपनी गाइड को दे दिया, दूसरे दिन डिपार्टमेंट में जाके नॉवल कि मैंने ये पढ़ लिया। बिकॉज वो रेयर नॉवल था, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, कैनेडी लाइब्रेरी से आया था उनके पास। तो तब वो जमाने थे जब हम लोग लाइब्रेरी से बुक्स, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी से और कैनेडी लाइब्रेरी से बुक्स पार्सल में पैक होकर हमारे यहाँ आया करती थी। तो मेरी गाइड ने मुझसे पूछा कि इसमें जो फ्लावर इमेजरी है, उसमें वो फ्लावर कितनी बार दिखाया है। या उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, पीएचडी खत्म होने पर पूछा था उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन, कि जो द जेस्ट ऑफ गॉड नॉवल है, उसमें लास्ट का जो सीन है कि नाउ शी इज सिटिंग इन अ बस, शी इज ट्रैवलिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स हर हाउस, व्हाट डज इट मीन। तो मैं आंसर ही नहीं दे पाया कि वो बस में बैठी है। फिर मेरी गाइड ने मुझे समझाया कि तुम कैसे नॉवल पढ़ रहे हो, पीएचडी कर चुके हो तुमने ये नोटिस नहीं किया कि ये राइटर ये दिखा रही है कि एक सेकंड के लिए भी हमारी हीरोइन, शी इज ऑलवेज इन एनक्लोज्ड स्पेस। जैसे इनसाइड द हवेली जो नॉवल है, जिसको जब हम नैरेटोलॉजी सीख जाते हैं ना, तब हम नॉवल की गहराई में चले जाते हैं। देखो, जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। इतने सारे आइडियाज आते हैं ना कि उनको बताने का मन करता है तो इधर उधर हो जाते हैं। अ, जब हम लोग वदरिंग हाइट्स पढ़ते हैं ना, तो वदरिंग हाइट्स में कभी भी देखना आप, हीथ क्लिफ इज नेवर फ्री, इज ऑलवेज स्टैंडिंग। ये सब इन बुक्स को पढ़ने के बाद पता चला हमें। ये जो ओरिजिनल बुक्स जिनको मैं बता रहा हूँ आपको, आपको केवल नाम बता रहा हूँ, हमने इनको पढ़ा है। कि जैसे लॉकवुड से जब वो बात कर रहा है तो इज इनक्लोज्ड इन स्पेस। जैसे या तो वो घोड़े पर बैठा है, अगर घोड़े पर बैठा है तो अभी भी वो फेंस के अंदर है, नैरेटर बाहर खड़ा है, या नैरेटर घोड़े पर है तो वो फेंस के अंदर है, इज ऑलवेज इनक्लोज्ड। या सन्स एंड लवर्स का एक सीन आपको दिखाता हूँ कि वो जो नैरेटोलॉजी अगर उसकी पढ़े तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो उस नॉवल में जो मदर फिगर है, आपको पता है कि वो रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती है। एरिस्टोक्रेटिक तो नहीं, मतलब शी इज सोशली फ्रॉम हायर रैंक। और वो एक
कोयले की खदान में काम करने वाले से शादी कर लेती है। तो उसको पता है जब भी दिखाया ना, कभी भी प्लेन जगह खड़े नहीं दिखाया। आप नैरेट स्टोरी को समझोगे ना, तो जैसे वो स्टीरियो में ऊपर खड़ी है जब दोनों हस्बैंड वाइफ में बात हो रही है, या उसको घर से बाहर निकाल देता है, वो रात को अंदर रहता है, रात भर वो बाहर रहती है। कहाँ खड़ी है? पेड़ के नीचे खड़ी है, कहाँ खड़ी है? कैसे दिखाया? एनक्लोज्ड स्पेस है उसके यहाँ भी। आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नैरेटोलॉजी ही हमें ये बताने के लिए सफिशिएंट होती है कि कैसे हम स्टोरी को या नॉवल का एक गहरा मीनिंग समझ सकते हैं। अब तक तो हम ज़्यादातर मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पावर, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन पावर में एक एक अच्छा आउटलुक हमें मिल सकता है अगर हम नैरेटोलॉजी को समझने लगे। तो ये आजकल बहुत फेमस है नैरेटोलॉजी, ठीक है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टोरी और फैबुला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बता चुका हूँ। डायजेसिस इज मल्टी लेवल्ड इन नैरेटिव फिक्शन। जेनेट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 3 डायजेटिक लेवल्स। फिर से एक क्वेश्चन बनेगा। द एक्स्ट्रा डायजेटिक लेवल, द लेवल ऑफ द नैरेटर्स टेलिंग, इज अकॉर्डिंग टू प्रिंस, किसी critic का नाम है, external to, not part of any diegesis. One might think of this as what we commonly understand to be the narrator's level, the level at which exists a narrator who is not part of the story being told. The diegetic extra से समझ में, extra diegetic मतलब मेन नैरेटिव का पार्ट नहीं है। द डाइजेटिक लेवल और इंट्रा डाइजेटिक लेवल इज अंडरस्टूड एज द लेवल ऑफ द कैरेक्टर्स, देयर थॉट्स एंड एक्शंस, ठीक है? इंटर इनका इंट्रा सॉरी। और मेटाडाइजेटिक क्या होता है लेवल? और हाइपोडाइजेटिक लेवल इज दैट पार्ट ऑफ डाइजेसिस दैट इज एम्बेडेड इन अनदर वन एंड इज ऑफन अंडरस्टूड एज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। तो ये आप दोबारा देख लीजिए, स्टोरी विद इन अ स्टोरी का भी उन्होंने बताया है क्या है ये, हाइपोडाइजेटिक। स्टोरी विद इन स्टोरी क्या होता है? कोई भी आप स्टोरी उठा के देखें, टर्न ऑफ द स्क्रू हेनरी जेम्स की जो गॉथिक स्टोरी है उसमें स्टोरी विद इन स्टोरी है। अब लास्ट में मैं आपके लिए ये एक नाम लेके आया हूँ, क्योंकि देखो जब हम ये वाली बुक पढ़ते हैं ना, आपके पास अगर ये बुक है, आप इसे पढ़ेंगे, तो आप जब नैरेटोलॉजी का टॉपिक उठा के देखेंगे तो आप देखोगे उतना लाइट थ्रो नहीं किया राइटर ने इस बुक में। लेकिन उसके पहले उसने एक एन एन जब स्टार्ट होता है, एन अल्फाबेट, तो नरेशन कॉमा ग्रामर ऑफ ऐसे लिखा हुआ है, इट मीन्स ग्रामर ऑफ नरेशन। वहां पे उन्होंने द लॉजिक ऑफ लिटरेचर नाम की एक बुक का नाम लिया, केट हमबर्गर की। अब केट हमबर्गर का नाम हम कई जगह पढ़ते हैं, नॉर्टन एंथोलॉजी में पढ़ते हैं, तो मुझे लगा मैं ये भी बताऊं आपको कि क्या पता, क्योंकि इस बुक में तो दे ही रखा है। और वैसे भी हम जब क्रिटिसिज्म की स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की स्टडी करते हैं, जैसे मैं कल्चरल स्टडीज पे बुक लिख रहा था, तो उसको ऑब्जेक्टिव तो मैं बना चुका हूँ, आपको मिल जाएगी कुछ ही दिनों में बुक बाजार में। लेकिन अब फुर्सत से मैं उसका वापस से जो उसका थियोरेटिकल पार्ट है उस पर काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये इन चीज इनके नाम आते हैं बार बार वहाँ पे। यहाँ हम मैंने आपको इतना डिटेल में जो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, वो नैरेटोलॉजी समझने, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं कराई जाती थी जब तक अ, मतलब हम नैरेटोलॉजी की बुक्स नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हमें बैठकर टीचर के साथ में नॉवल को डिस्कस करना पड़ता था कि कैसे दिखाया है, क्या दिखाया है, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। एक नैरेटोलॉजी में मेरे को अच्छा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि अगर आप नैरेटोलॉजी नहीं पढ़ते हो तो क्या नुकसान होता है आपको, कि आपको ना बहुत गहरी बातें पता नहीं चलती हैं। आप केवल स्टोरी स्टोरी का इंटरेस्ट देख के रह जाते हो। जैसे एक बार बहुत साल पहले जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो कैसे छोटे छोटे सेमिनार, छोटी छोटी मीटिंग्स टीचर्स की हुआ करती थी, उनसे हमें ज्ञान मिलता था। एक बार पता चला कि गांधारी ने जो अपने आंख पे पट्टी बांधी थी, तो आम टीचर या आम स्टूडेंट से जब तुम पूछोगे ना, तो वो कहेगा कि भाई हाँ वो इसलिए पट्टी इसलिए बांधी बिकॉज शी वॉज सो मच डिवोटेड टू हर हस्बैंड। बट डिस्कशन से मुझे ये पता चला कि इट वाज हर प्रोटेस्ट, कि जैसे गुस्से में हम खाना नहीं खाते, कई बार अपने आप को तकलीफ देते हैं, तो अंधे से जब शादी कर दी, आपको पता है कि वो खानदान जो है वो इतना पसंद नहीं करता था, जो गांधार से आई थी वो, और जबरदस्ती उसकी शादी अंधे से हुई। तो कौन लड़की चाहेगी अंधे से शादी करना? इसका मतलब है जब उसने पट्टी बांधी तो इसका मतलब है वो रेजिस्ट कर रही, मैं नहीं देखूंगी संसार को, भाड़ में जाए संसार, अपने आप को मैं तकलीफ दूंगी। बट उसको हमने पतिव्रता मान लिया। तो इसका मतलब है कि जो लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कौन महाभारत का राइटर है, क्या वो एक पेट्रियार्कल बंदा है, क्या वो एक
सेज है, क्या वो एक लिमिनल फिगर है, आउटसाइड सोसाइटी है, क्योंकि वेद व्यास ने लिखा है, कहते हैं गणेश जी ने आके लिखवाया। किस तरह की इमेजरी को इस्तेमाल किया है, कहाँ पॉइंट ऑफ व्यू में शिफ्ट है। ऐसे तो कहा जाता है कि महाभारत में सब कुछ है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग है। तो इससे पता चलता है कि नैरेटोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, तब हमें बहुत गहराई से चीज़ों को समझ में आने का मौका मिलता है। केट हैम्बर्गर की बुक जो है बच्चों, ये जर्मन है। इन्होंने फिलोसॉफिकली जो पोएट्री एक्चुअली में तो जो इनकी बुक थी उसका नाम था द लॉजिक ऑफ पोएट्री। जब उसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में तो द लॉजिक ऑफ लिटरेचर निकल के आया। ठीक है, ये लिटरेरी थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, केट हैम्बर्गर, आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा व्लादिमीर प्रॉप का नाम याद आ गया हमको, और इसके अलावा बख्तिन का नाम आया है, जिरार्ड जेनेट का मेन नाम आया है। तो मुझे लगता है कि अ, हमने नैरेटोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है, और आप इस पीडीएफ को जब ध्यान से पढ़ेंगे, लेक्चर को एक से दूसरी बार सुनेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चौथा नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, ज़ेवटन टोडोरोव, इसका भी हमने नाम लिया था, और शुरू में हमने पढ़ा कि नैरेटोलॉजी एक फ्रेंच वर्ड से है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।